वाकई भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी करके जीती थी? क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चोरी किया था, डकैती किया था, लोगों के मतों के साथ खिलवाड़ किया था? क्योंकि दोस्तों इसी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जिस भाजपा का डंका पश्चिम बंगाल में बजना चाहिए था, वो डंका बिल्कुल बजा ही नहीं, बल्कि फट गया दोस्तों, फट गया। जी हाँ, कहीं से कहीं तक भाजपा की इस हार की खबर आप तक नहीं पहुंचाई गई होगी। जाहिर सी बात है, बड़े लेवल पर इस खबर को छापा तक नहीं गया है। एक दो चैनल ने सिर्फ खबर चलाकर छुट्टी पाली है। लेकिन अगर हकीकत आप देखेंगे तो जिस कलकत्ता में, जिस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनता ने उन्हें चुना है, जनता के जरिए उन्हें चुना गया था, जनता ने उन्हें वोट दिया था, वही पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक जीत नहीं पाई। जिस टीएमसी के अंदर सांसदों ने बगावत किया, उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ा, पार्टी को तितर बितर कर दिया, वो टीएमसी शानदार जीत हासिल करते हुए बार काउंसिल चुनाव में नजर आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 23 सीटों में 15 सीटों पर ममता बनर्जी के पार्टी का दबदबा रहा। 15 सीट ममता बनर्जी की टीएमसी जो है वो जीती है। और पता है भाजपा ने कितना सीट जीता है, कितने सीट उसको आए हैं? मात्र 3 सीट दोस्तों बार काउंसिल, जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में मात्र 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। और ये पार्टी कहती है कि जनता ने इन्हें वोट किया है। अब बताइए, शक हो या ना हो, जिस जगह पर ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनकी सत्ता है, जहाँ पर ये कभी सरकार बनाते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन पिछले साल इन्होंने चुनाव जीतकर विजय खुद को बनाया, विजय घोषित किया। लेकिन ये चुनाव जीतना सिर्फ जीतना नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही आरोप लगा रखे थे कि भाजपा चोरी से चुनाव जीतती है, भाजपा डकैती करके वोटों की चुनाव जीतती है। और अब बार काउंसिल चुनाव के दौरान ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली। अगर बीजेपी को बंगाल के लोगों में इतना ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, तो कलकत्ता बार काउंसिल में क्यों नहीं बीजेपी यहाँ पर शानदार जीत दर्ज करवाती हुई नज़र आई? देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण की खबर कहती है कि ममता बनर्जी गुट का शानदार जीत हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर ममता बनर्जी के लोगों ने अपना झंडा गाड़ा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव राहत लेकर आया है, ऐसा दैनिक जागरण के जरिए लिखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं तो पहले ही ममता बनर्जी ने दावा किया था कि बीजेपी ने चोरी किया है, एसआईआर करवाकर उनके वोटों को कटवाया गया था, उनके वोटों के साथ डकैती की गई है। और अब ममता बनर्जी यहाँ से जीत रही है, तो क्या उन सवालों को फिर से हवा नहीं मिलेगा दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के जरिए आरोप लगाए गए थे? दोस्तों, बार काउंसिल की 23 में से ममता बनर्जी के गुट के वकीलों ने 15 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। भाजपा और माकपा को 3-3 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां से मिली है। तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य संजय वर्धन ने बताया कि नए नियम के तहत 23 में से 5 सीटों पर महिलाओं को जो आरक्षित दिया गया था, इसमें 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अपना जीत दर्ज किया है। तृणमूल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रत्याशी शुभाशीष चक्रवर्ती को सबसे अधिक मत मिले हैं। उनके अलावा वैश्वनाथ चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक दबे, इंद्रनील वसु और सिद्धार्थ मुखोपाध्याय समेत कई प्रमुख तृणमूल प्रत्याशी इस चुनाव में विजय हासिल करते हुए नजर आए।
सूत्रों के अनुसार विजयी उम्मीदवारों को ममता बनर्जी की पसंद के आधार पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। पिछले चुनाव में भी भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और इस बार भी कांग्रेस और भाजपा कोई बड़ा कारनामा यहां से नहीं कर पाई, सिवाय और सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी के। वहीं वामपंथी खेमे को सीट 4 से घटकर 3 रह गई। चुनाव परिणाम को लेकर ममता गुट में उत्साह और जल्द ही नया बोर्ड गठित होने की संभावना दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जीत ममता बनर्जी की डूबती हुई नैया को बहुत बड़ा सहारा के तौर पर देखने को मिल रहा है। सोचिए कि चुनाव इतने बड़े लेवल पर हुआ दोस्तों, लेकिन विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग ने सरे से नकार दिया। चुनाव आयोग लगातार कहते रहा कि हमने पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाया है, लेकिन पारदर्शिता का पा तक नज़र नहीं आया। इसी बंगाल में चुनाव के ठीक कुछ ही दिनों बाद जी हाँ, ईवीएम जलकर राख हो गया। पश्चिम बंगाल की एक बिल्डिंग में आग लगा और उस आग लगने के बाद कहा गया कि ईवीएम यहाँ पर रखा गया था और ईवीएम जलकर खाक हो गया। उसके बाद कई दफ्तरों में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। आखिर क्या वजह रही जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? ममता बनर्जी खुद खुद वकील बनकर अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए कलकत्ता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने दलीलें रखी, भाजपा के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। अभी फ़िलहाल तमाम मामला पेंडिंग चल रहा है, सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच जब जीत की खबर आती है तो अपने आप में सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि क्या भाजपा ने चुनाव चोरी से जीता था। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं तो पीएम केयर फंड बनाया गया, लेकिन पीएम केयर फंड में जब चंदा घटा तो खजाना कैसे बढ़ गया है, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष पीएम केयर फंड का कुल कोष वित्त साल 2024 और 25 में बढ़कर 8,452.7 करोड़ रुपए हो गया। ये पिछले साल के 7,173.03 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 17.8% अधिक है। खास बात यह है कि इस दौरान घरेलू और विदेशी दोनों तरह के चंदे में गिरावट आई, जबकि फंड से किया गया खर्च बेहद कम रहा। उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2025 में फंड के कुल कोष का लगभग 0.01% ही खर्चा हुआ। इन आंकड़ों को सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पीएम केयर फंड की उपयोगिता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 8,452 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बावजूद केवल 0.1% राशि खर्च की गई, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं से लगभग प्रभावित हो रहे और राहत और पुनर्वास की ज़रूरत बनी। पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 से 25 में रिफंड को घटाने के बाद घरेलू योगदान में करीब 4,789.5 करोड़ रुपए रहा। 2023 से 24 में ये राशि लगभग 681.81 करोड़ रुपए थी, यानी एक साल में घरेलू चंदे में करीब 30% की कमी आई। दोस्तों लोग तो ये तक सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था लेकिन पीएम केयर फंड से कोई मदद नहीं मिली। पंजाब में बाढ़ आई लेकिन पीएम केयर फंड से कोई मदद नहीं दी गई। असम में बाढ़ आया, पूरा बाढ़ में असम डूब गया, लेकिन पीएम केयर फंड से कोई मदद नहीं पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक के चलते 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन पीएम केयर फंड से कोई मदद नहीं मिला। आखिर फिर पीएम केयर फंड किस लिए बनाया गया है? पीएम केयर फंड में टोटल 8,452 करोड़ रुपए एक साल में खर्च हुए। एक साल में खर्च 87.85 लाख रुपए, कुल फंड 0.01 हिस्सा। इस दौरान एफडी में 469.38 करोड़
ब्याज भी कमा लिया गया। क्या ये पैसा भाजपा यूपी चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव के लिए बचा रही है? ये पीएम केयर फंड देश के लिए है या भाजपा के लिए? ऐसे तमाम सवाल पीएम केयर फंड्स को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जिस जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की पूरी जद्दोजहद की जा रही है योगी सरकार के ज़रिए, जिस पर कोर्ट के ज़रिए रोक लगा दिया गया, अब जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड मारी जा रही है। जी हाँ, चौंकिएगा मत। इस देश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है, कैसे उनको ख़त्म किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने जौहर यूनिवर्सिटी है। अभी तक जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था। जब उससे बात नहीं बनी तो अब ईडी की रेड करवाई जा रही है। बीजेपी वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर कई लोगों के ज़रिए लिखा बोला जा रहा है। जो राम मंदिर के दान पत्र में लूट लिए, उनसे क्या ही उम्मीद की जाएगी, इस तरीके की बातें कही जा रही है। सोचिए, इस यूनिवर्सिटी को गिराकर क्या किसी को हासिल होगा? सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं। बाकी एक बड़ा इदारा है जो पढ़ने लिखने में बच्चों के भविष्य को संवारता है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या इस देश का भविष्य पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन हो रही है दिक्कत दोस्तों, साफ तौर पर नज़र आ रहा है दिक्कत हो रही है। और छोटे मोटे लेवल पर नहीं बल्कि बड़े लेवल पर दिक्कत हो रही है, तभी बड़े इदारों को गिराया जा रहा है। और गिराने के से बात नहीं बन पाई तो अब ईडी की छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।